अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एथिकल हैकिंग बेसिक्स ऑन उर्दू आईटी अकेडमी। आज हमारा लेक्चर नंबर 4 है और हम मॉड्यूल नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग हैकिंग वाले कॉन्सेप्ट्स स्टार्ट करने लगे हैं। और आज हम वेब हैकिंग टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ेंगे, एसक्यूएल इंजेक्शन समझेंगे, एक्सएसएस और सीएसआरएफ समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले मॉड्यूल नंबर 2 का आउटलाइन आपके सामने है और ये जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे इसको कवर करने से पहले मैंने पहले लेक्चर में आप लोग को एक बात बताई थी कि एथिकल हैकिंग का कोर्स ऐसा नहीं है कि आप इसको एज अ फर्स्ट कोर्स अटैम्प्ट करें। ये कोर्स अटैम्प्ट करने से पहले आपके पास एक सर्टेन लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज सेट होना चाहिए, जो कि नेटवर्किंग और विंडोज़ सर्वर, लिनक्स, वेब प्रोग्रामिंग इनसे रिलेटेड है। अगर आपके पास वो कॉन्सेप्ट्स नहीं है तो पहले आप उन कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, उनको क्लियर करें, देन आप इस कोर्स को प्रोसीड करें। तो बिफोर गोइंग अहेड, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप लोग को नहीं पता है तो मेरा ख्याल है कि आप लोग पहले जो है इन चीज़ों को अपना क्लियर करें। मीन्स के HTML क्या है, जावास्क्रिप्ट क्या है, आपको नहीं पता तो आप ये कोर्स ना करें, अभी ना करें। पहले HTML समझें, जावास्क्रिप्ट समझें, बेसिक लेवल ऑफ HTML और जावास्क्रिप्ट को कोड करना सीखें। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ। आपको डेटाबेसेस नहीं पता, आप लोग को SQL अगर नहीं पता, सर्वर साइड क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग का डिफरेंस नहीं पता, वेब सर्वर नहीं पता, अपाची नहीं पता, इंजन एक्स नहीं पता, बेसिक वेब प्रोग्रामिंग का आप लोग को बिल्कुल आइडिया नहीं है, और अगर PHP या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि वेब स्क्रिप्टिंग से रिलेटेड है वो आपको आइडिया नहीं है, तो मीन्स कि आप आगे बढ़ने का फ़ायदा नहीं है। आप लोग को मैं अभी से कह दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं समझ आएगा। तो एक अगेन एक थॉट प्रोसेस पे बात कर लेते हैं। मैंने ये सोचा हुआ है कि अपने हर एक लेक्चर में जो भी थॉट प्रोसेस मुझे हैकर का क्लिक करेगा वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। मैंने एक बात कोट करी हुई है, हैकर्स ऑलवेज टारगेट द वीकेस्ट लिंक इन द चेन। मीन्स के आपकी ऑर्गेनाइजेशन का जो भी सबसे वीकेस्ट लिंक होगा, चाहे वो ह्यूमन फॉर्म में है, चाहे वो किसी एप्लीकेशन फॉर्म में है, चाहे वो किसी सर्वर फॉर्म में है, चाहे वो कोई फिजिकल कंट्रोल है, अगर वो वीकेस्ट लिंक है आपकी सिक्योरिटी की चेन का तो हैकर उसको सबसे पहले टारगेट करेगा। वेब हैकिंग के ऊपर बात कर लेते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये पढ़ा था, प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर में, कि हैकिंग क्या होती है। तो सिमिलरली जिस तरह हैकिंग होती है वेब एप्लीकेशन की सिक्योरिटी वीकनेसेस को एक्सप्लॉइट करते हुए उसका अनऑथोराइज डेटा एक्सेस करना इज कॉल्ड वेब हैकिंग। एक बात मैंने यहाँ पे कोट करी हुई है कि एक वेब जो है उसको हम उस वक्त डिफेस्ड कहते हैं अगर उसका इंडेक्स पेज हैकर अपने पेज या मैसेज से रिप्लेस करते हैं। मींस कि जब आप कोई वेब खोलने लगे abcxyz.com और वहाँ पे वेब का एक्चुअल इंडेक्स पेज या होम पेज के बजाय कोई हैकर का पेज आ जाए तो इसको कहते हैं कि हम वो वेब डिफेस हो गई है। ये मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हैक्ड बाय लुलसेक। तो लुलसेक एक हैकर्स का ग्रुप था जो कि मैसिव डिफेसमेंट और काफ़ी मतलब बड़े लेवल पे हैकिंग में इन्वॉल्व रहे हैं। तो सबसे पहले वेब हैकिंग में हम एसक्यूएल इंजेक्शन पे बात कर लेते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन एक ऐसा अटैक है जिसमें हम मेलिशियस एसक्यूएल कोड इनपुट फील्ड में या पोस्ट फील्ड में रख के इंजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। एसक्यूएल इंजेक्शन की प्रिवेंशन टेक्निक ये है कि आप जो भी आपके वेब एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी इनपुट फील्ड्स हैं या जो भी पोस्ट फील्ड हैं वहाँ पे आप सैनिटाइजेशन लगाएं। सैनिटाइजेशन कहते हैं कि फ़िल्टर कर देना गार्बेज को या वो कंटेंट जो कि आपके बैक एंड पे आके कोड एग्जीक्यूट कर देता है उसको फ़िल्टर कर देना। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका एक नेम की फील्ड है, आपको पता है कि यार फर्स्ट नेम की फील्ड में सिर्फ अल्फ़ाबेट्स जाते हैं, तो आप वहाँ पे सैनिटाइजेशन करें, फ़िल्टर लगा दें कि वहाँ पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू पोस्ट ना कर सके, वहाँ पे कोई जो है ग्रेटर दैन लेस दैन का साइन, कॉलन, इन्वर्टेड कॉमा, इस तरह के वहाँ पे जो है वैल्यूज़ ना वो पोस्ट कर सके। इसका रिस्क क्या होता है? इम्पैक्ट इसका ये होता है कि आपकी जो अगर आपकी एप्लीकेशन एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर वल्नरेबल है तो आपकी एप्लीकेशन की जो है कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी या अवेलेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है। एसक्यूएल इंजेक्शन के ऊपर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये एक्चुअली इसका बैकग्राउंड क्या है। एक वेबसाइट है UITA.com/index.php क्वेश्चन मार्क यूज़र ID =1। होता क्या है कि मैंने ऊपर एक यहाँ पे बात कोट करी हुई थी कि आप जो है प्रिवेंशन टेक्निक क्या है कि आपके जितनी भी अनट्रस्टेड सोर्स से इनपुट फील्ड्स आ रही हैं या पोस्ट आ रही है आप उसको सैनिटाइज करें। तो यहाँ पे अनट्रस्टेड सोर्स जो हो गया इस URL में आपका ये 1 वाली वैल्यू हो गई। क्यों? क्योंकि इस 1 के अगेंस्ट में होता क्या है कि हैकर ने ये लिंक रिक्वेस्ट करा और इस लिंक के अगेंस्ट में हैकर के पास एक यूज़र है जिसका नाम सोहेब आलम है, उसकी प्रोफाइल और उसकी डिटेल्स आ गई।
ठीक हो गया। तो हैकर को ये आइडिया हो गया कि यार ये जो वन है ना, इस वन की जगह पे अगर मैं टू रख के भेजूंगा तो पीछे जाके जो डेटाबेस में क्वेरी एग्जीक्यूट होगी वो आईडी टू के ऊपर होगी। मीन्स के सेलेक्ट स्टार फ्रॉम आई एस पी अंडरस्कोर यूजर वेयर आई आई डी इजिकल्स टू वन के बजाय टू हो जाएगा। सिमिलरली थ्री होगा तो पीछे क्वेरी थ्री एग्जीक्यूट होगी। कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे यूज़र आईडी इक्वल्स टू के बाद जो भी आपकी फील्ड है वो अनट्रस्टेड सोर्स है। आप इसको इस जगह को सैनिटाइज करेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर वन आएगा तो वो वन एग्जैक्टली जाके डेटाबेस की क्वेरी में लग जाएगा, टू आएगा तो टू एग्जैक्टली डेटाबेस की क्वेरी में लग जाएगा। इसी तरह से अगर यहाँ पे कोई एसक्यूएल का कोड या गार्बेज कोड आएगा तो वो जाके पीछे आपके सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो जाएगा। एग्जाम्पल लेते हैं कैसे। हैकर ने क्या करा, हैकर ने कहा कि यार उसने लिंक रिक्वेस्ट करा और लिंक रिक्वेस्ट करने के बाद वन के बाद उसने एक क्वेरी एक्सटेंड करी और लिख दिया और वन इक्वल्स टू वन सेमी कॉलन। तो क्या हुआ कि ये वाली जो एग्जैक्ट ये वाली जो जगह है ये जाके, क्योंकि इसने क्वेरी का पार्ट बनना था, तो और वन इक्वल्स टू वन भी आके क्वेरी का पार्ट बन गया। अब अगर यहाँ पे आप लोगों को एसक्यूएल क्वेरी का नहीं पता कि एसक्यूएल क्वेरी क्या होती है तो ये मैं आप लोगों को नहीं बताऊंगा और ये लेक्चर भी फिर आप लोगों को समझ में भी नहीं आएगा। तो क्या हुआ कि ये जाके पीछे एसक्यूएल क्वेरी का पार्ट बना और इसके अगेंस्ट में क्या होगा कि ऑल यूज़र्स और उनकी डिटेल्स आपके पास रिवर्ट हो जाएंगी। थोड़ा सा मैं आप लोग को एक कोशिश करता हूँ कि अगर मैं थोड़ी सी लैब दिखा सकूँ। अच्छा ये देखें, यहाँ पे ये कुछ कोर्सेज़ हैं उर्दू आई टी अकेडमी पे, पीएचपी के और वेब डिज़ाइन के। ये मेरा ख्याल है कि आप लोग ये अटेंड करें अगर इन केस के ये आप लोग को समझ बिल्कुल भी नहीं आ रहा तो, ताकि फिर आप लोग की अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो और आप मेरा कोर्स अच्छे से समझ सकें। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये मेरे पास एक डेटाबेस है और मैं यहाँ पे वही क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ आई डी इक्वल्स टू वन। ये मैंने एग्जीक्यूट करी और मेरे पास सिर्फ एक यूज़र की डिटेल आ रही है। ठीक हो गया। लेकिन अब अगर पीछे बैकएंड पे आगे जो क्वेरी एक्सटेंड हो रही है आई डी इक्वल्स टू वन और वन इक्वल्स टू वन, मीन्स के उन यूजर्स की डिटेल फैच करो जिनकी आईडी वन है, या वहाँ पे या तो ये कंडीशन ट्रू हो जाए आईडी इक्वल्स टू वन या वन इक्वल्स टू वन। वन इक्वल्स टू वन जो है वो ग्लोबल ट्रुथ है, मीन्स के वन इक्वल्स टू वन हमेशा वन इक्वल्स टू वन है। तो क्या होगा कि ये हर यूज़र का मुझे डेटा फैच करना शुरू कर देगा, क्योंकि वन इक्वल्स टू वन हर जगह पे ये कंडीशन ट्रू होगी। मैं ये गो करता हूँ, क्वेरी एग्जीक्यूट करता हूँ, मेरे पास तमाम यूज़र्स का जो है डेटाबेस उठकर आना शुरू हो गया। ये मेरा पर्सनल डेटाबेस है। ठीक हो गया। तो एसक्यूएल इंजेक्शन में क्या होता है कि आपके पास जो बैकएंड पे जो क्वेरी रन हो रही होती है वो आपकी एक्सटेंड हो जाती है, उसमें आपका मेलिशियस एसक्यूएल का कोड आके इंजेक्ट हो जाता है और फिर उस तरह से आपके जो है सिस्टम्स की या डेटाबेस की जो कॉन्फिडेंशियलिटी होती है या इंटेग्रिटी होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अगर बैक एंड फॉर एग्जांपल डिलीट की क्वेरी लगी हुई है और आपने डिलीट के आगे ये कंडीशन लग गई वेयर आई डी इक्वल्स टू वन और वन इक्वल्स टू वन, तो जितना भी यूज़र्स का जो डेटा है वो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। सो दिस इज़ कॉल्ड एसक्यूएल इंजेक्शन। और हम इसकी प्रिवेंशन टेक्निक क्या है कि आपकी जो अनट्रस्टेड सोर्स से जो वैल्यूज़ आ रही है, मीन्स कि ये जो मेरा वन है, वन वाली जो जगह है यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद ये यहाँ से आगे मेरा सब कुछ अनट्रस्टेड है, तो मैं यहाँ पे सैनिटाइजेशन लगा दूंगा। सैनिटाइजेशन कैसे लगाऊंगा, मुझे पता है कि यहाँ पे सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यूज़ आनी है, तो मैं यहाँ पे स्पेशल करेक्टर्स हो गए, इक्वल्स टू हो गए, अल्फ़ाबेट्स हो गए, कॉलन हो गए, इनको फ़िल्टर आउट कर दूंगा। अगर मेरे पास ये चीज़ इनपुट में लग के आएंगी या यूआरएल में लग के आएंगी तो क्वेरी तक आने से पहले मेरी जो एप्लीकेशन है, मेरी एप्लीकेशन का जो कंट्रोलर है वो इनको फ़िल्टर आउट कर देगा। इनको फ़िल्टर आउट कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये वन 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 ये ट्रिपल वन आके पीछे एग्जीक्यूट हो जाएगा और इक्वल्स टू और सेमी कॉलन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो ये था हमारा एसक्यूएल इंजेक्शन। इन शॉर्ट एसक्यूएल इंजेक्शन हम जो है डेटाबेस के ऊपर अपने मैलिशियस एसक्यूएल क्वेरीज को रन करने की कोशिश करते हैं और डेटाबेस की इंटेग्रिटी या कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच करने की कोशिश करते हैं। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग क्या होती है कि एक हैकर है, अगर कोई वेब एक्सएसएस के ऊपर वल्नरेबल है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग को हम एक्सएसएस भी कहते हैं, तो वो उस वेब के अंदर अपना एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट कर सकता है। और उसमें होता क्या है कि जब वो एक वेब के अंदर एचटीएमएल या जावास्क्रिप्ट का कोड इंजेक्ट कर देगा तो वेब का व्यू भी चेंज हो सकता है, वो वेब के अंदर अपना कंटेंट इंजेक्ट कर सकता है। ये आप यहाँ पे एक मैंने क्लिप आर्ट लगाया हुआ है, इसमें ये देखेंगे ये एक वेब खुली हुई है स्क्रीन पे और ग्रीन कलर में जो पीछे हाईलाइट हुआ है ये वेब का एक्चुअल कंटेंट है, रियल डेटा ऑफ वेब है। और ये जो हैकर ने आगे हाथ पकड़ के डाला हुआ है जो रेड कलर से हाईलाइट हुआ हुआ है ये क्राफ्टेड डेटा है, ये हैकर ने इंजेक्ट कर दिया
इंजेक्ट क्यों हो गया? क्योंकि वो वेब वल्नरेबल थी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग के ऊपर। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की भी प्रिवेंशन टेक्निक ये है कि आपका जो भी डेटा अनट्रस्टेड सोर्स से आ रहा है, आप उसको सैनिटाइज करें और फिल्टर करें ऐसी फील्ड्स को। और इसका रिस्क क्या है कि आप अटैकर यूज़र को जो दिखाना चाहेगा वो दिखा सकता है। इवन ये कि उसका सेशन भी हाईजैक कर सकता है। एक एक्सएसएस की एक मैं एग्जांपल भी देने की कोशिश करता हूँ कि ये एक 4और 4 एक वेबसाइट है, ठीक हो गया। यहाँ पे अगर एक नॉर्मल बिहेवियर क्या है कि यहाँ पे यूज़र आके कुछ भी सर्च करें, मिसाल के तौर पे कैपिटल ऑफ यूएसए, सर्च पे क्लिक करा तो आ रहा है नो रिजल्ट्स का। ये एक्सपेक्टेड बिहेवियर है, रिजल्ट्स होंगे तो रिजल्ट्स आ जाएंगे, रिजल्ट्स नहीं होंगे तो नो रिजल्ट्स आ जाएंगे। हैकर ने क्या करा, वो यहाँ पे आके अपना स्क्रिप्ट इंजेक्ट करता है। फॉर एग्जांपल एंटर योर इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड, इनपुट टाइप पासवर्ड नेम टाइप सबमिट वैल्यू। तो ये मैंने एग्जीक्यूट करा, आ गया, ये मेरा फॉर्म आ गया यहाँ पे। अब ये लिंक अगर हैकर किसी भी यूज़र को देगा, यूज़र ने उस लिंक को ऐसे खोला तो यहाँ पे ये वाला फॉर्म आ जाएगा इस तरह से। और ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ये इस पेज का ही पार्ट है। यहाँ पे कोई भी अपना पासवर्ड डालेगा, सबमिट करेगा, हैकर के पास पहुँच जाएगा। बात समझ आ गई? इसको हम कहते हैं क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। नाउ तो ये हो गया हमारा क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग की भी प्रिवेंशन टेक्निक्स यही है कि जहाँ पे मैंने ये मेलिशियस कोड इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, ट्राई अगेन, यहाँ पे मैं अपना कोड इंजेक्ट कर रहा था BR/ जो भी है। तो अगर एप्लीकेशन पीछे इन कोड्स को ग्रेटर देन लेस देन का जो साइन है, स्लैश है, इसको फिल्टर करना स्टार्ट कर देगी तो मेरा कोड ही एग्जीक्यूट नहीं होगा। मेरा कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये स्पेशल करेक्टर्स, ग्रेटर देन, लेस देन के साइन यही प्रोग्रामिंग में यूज़ होते हैं, यही स्क्रिप्टिंग में यूज़ होते हैं। तो ये कोड से निकल जाएंगे, सैनिटाइज हो जाएंगे, तो जो मेलिशियस स्क्रिप्ट है या मेलिशियस कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी एक ऐसी टेक्निक है या ऐसा ट्रिक है जिसमें आप किसी यूज़र को ट्रिक करते हो कि वो एक किसी भी पोर्टल के ऊपर अनवांटेड एक्शन परफॉर्म कर दे। मींस के वो अगर एक बैंकिंग एप्लीकेशन में, इंटरनेट बैंकिंग में लॉगिन है, तो आप एक हैकर उसको ट्रिक करता है कि भाई इस लिंक पे क्लिक करो। अब वो लिंक उसकी अपनी हैकर की वेब पोर्टल का होता है, वो उस लिंक पे क्लिक करेगा तो क्लिक करते साथ ही उसके बैंक अकाउंट का जो इंटरनेट बैंकिंग का जो पोर्टल है वहाँ पे रिक्वेस्ट जाएगी। और वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है। मींस के उसके अकाउंट से पैसे ट्रांसफ़र हो जाए हैकर के अकाउंट में, $500, $1000, सो ऑन। इसकी प्रिवेंशन टेक्निक क्या है कि हम एक रैंडम टोकन यूज़ करते हैं जो कि वेब फॉर्म्स की फील्ड में हिडन होता है। इनपुट फील्ड जो होती है उसकी जो टाइप होती है वो हम हिडन रख देते हैं। ये वाली बात आपको तभी समझ आएगी अगर आपको बेसिक HTML की प्रोग्रामिंग का आइडिया होगा, वरना आपको ये चीज़ नहीं समझ आएगी। इसका रिस्क क्या है कि हैकर जो है, हैकर कैन ट्रिक अ यूज़र इन परफॉर्मिंग अनवांटेड एक्शन लाइक चेंजिंग योर पासवर्ड, सेंडिंग सम अमाउंट या बाइंग समथिंग। एक केस स्टडी देख लेते हैं कि एक यूज़र है, ये यहाँ पे यूज़र बैठा हुआ है, इसने एट अ टाइम abccard.com खोला और ये इस पोर्टल का फ्रीक्वेंट यूज़र है। ये कार्ड खोला और इसने यहाँ पे इसने अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया, अपना सेशन बना लिया, ठीक हो गया। ये जो पहला स्टेप मैंने लिखा हुआ, यूज़र ओपन्स abccard.com एंड लॉगिन्स द पोर्टल। द कार्ड ऑलरेडी होल्ड इस क्रेडिट कार्ड डिटेल्स सिंस इज़ अ फ्रिक्वेंट बायर। इस पोर्टल के ऊपर इसकी क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स भी हैं, सब कुछ चीज़ें पहले से फीड हुई हैं। ऑन द सेम टाइम इस यूज़र के पास एक ईमेल आई या कोई किसी बाय एनी मीन इस यूज़र के पास एक लिंक आ गया freeoffers.com का, और इस पर क्या लिखा हुआ है कि गेट अ फ्री $100 गिफ्ट ऑफर्स एंड टुडे। तो ये इस यूज़र के पास ये एक लिंक आया, इसने इस लिंक के ऊपर जैसे ही क्लिक करा तो इसी के लैपटॉप पे ये वेब पेज ओपन हुआ। और ये वेब पेज जैसे ही ओपन हुआ, इस वेब पेज ने इस जो ऑलरेडी लॉगिन सेशन था इस पर रिक्वेस्ट भेज दी। और इस पर रिक्वेस्ट क्या भेज दी
कि जो है एक जो वॉच है वो अटैकर जो है या हैकर जो है उसके घर के एड्रेस पे डिलीवर कर दो, इस यूज़र को पता भी नहीं चला। इस यूज़र के लिए ट्रांसपेरेंट है, और ये इस वेब सर्वर ने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली, ये देखते हुए कि हाँ यार यूज़र के पीसी से ही रिक्वेस्ट आई है, यूज़र के सेशन से ही रिक्वेस्ट आई है। इस वेब ने जो कि ट्रिकी वेब थी, हैकर की वेब थी, इसने जो सेशन यूज़ करा, इस यूज़र का यूज़ करा, ऑलरेडी सेशन लॉगिन था, और यहाँ पे कंडीशन है CSRF की कि सेशन ऑलरेडी लॉगिन होना चाहिए, अगर सेशन लॉगिन नहीं होगा तो CSRF वर्क नहीं करेगा। ठीक है, तो यूज़र ऑलरेडी लॉगिन था, उसने एट अ टाइम abccard.com पे भी लॉगिन करा हुआ था, और उसने एट अ टाइम अटैकर का लिंक भी खोल लिया। जैसे ही उसने अटैकर का लिंक खोला, अटैकर के जो पोर्टल है, इसके अंदर एक हिडन फॉर्म ऑलरेडी पहले से बना हुआ था, और वो फॉर्म जो है रिक्वेस्ट पोस्ट हो गई इस वेब पोर्टल के ऊपर। इस वेब पोर्टल के ऊपर रिक्वेस्ट पोस्ट हुई और इसने उसको ओके भी कर दिया कि ठीक है जी, आपने घड़ी बाय कर लिया, वो अटैकर के घर पे पहुंच जाएगी। तो दिस इज़ कॉल्ड CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी। और इसकी प्रिवेंशन टेक्निक क्या है कि हम हिडन टोकन्स यूज़ करते हैं इनपुट फील्ड में। अच्छा, यहाँ पे जो भी हमने वेब हैकिंग के ऊपर जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, ये हमने एक लिमिटेड स्कोप में पढ़ी हैं। लिमिटेड स्कोप में पढ़ी मतलब हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट समझे हैं कि ये चीज़ें होती क्या हैं। इसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि जब हम एडवांस्ड वेब हैकिंग पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ पे हम बाकायदा प्रैक्टिकल करेंगे, ये चीज़ें और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। और क्योंकि हमने इनके कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स पहले से समझ ली थी कि ये अटैक्स क्या होते हैं, किस तरह से ऑकर करते हैं, तो हमें उस वक्त पढ़ने में आसानी भी ज़्यादा होगी और मज़ा भी आएगा। एक चीज़ हम कहते हैं कि OWASP टॉप 10। OWASP जो है स्टैंडर्ड्स है, और इसको हम कहते हैं कि ओपन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी प्रोजेक्ट। इन्होंने कुछ गाइडलाइंस बनाई हुई हैं एक सिक्योर वेब एप्लीकेशन बनाने के लिए, और इसका जो लेटेस्ट वर्जन है वो है OWASP टॉप 10 2017 का। और ये जब हम इंशाल्लाह हम अपने जब ये इसकी वेब है OWASP.org, और यहाँ पे ये आ रहे हैं इनके 2017 के टॉप 10 जो है रिस्क। तो लास्ट 2013 में आए थे, मैंने पहले से खोले हुए हैं, और अब जो है 2017 में आए। तो इसमें आपको ये देखें, इंजेक्शन है, ब्रोकन ऑथेंटिकेशन, सेंसिटिव डेटा एक्सपोजर, सो ऑन अप टू इनसफिशिएंट लॉगिन एंड मॉनिटरिंग पे। तो ये जब हम वेब हैकिंग का कोर्स करेंगे तो एक एक स्टैंडर्ड को, जो OWASP टॉप 10 है, एक एक को हम इन डिटेल पढ़ेंगे, और एक एक वल्नरेबिलिटी को हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी। तो अब जो है मेरा ख्याल है कि मैंने सोचा है कि थोड़ी सी लैब कर लेते हैं। और अच्छा जी, एक्चुअली हुआ होता ये है कि हम जो है ना, जब ज़्यादा थ्योरी की तरफ चले जाते हैं तो थोड़ी बोरियत स्टार्ट हो जाती है। तो उसको ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये चीज़ हमने बाद में करनी थी, तो मैंने कहा कि यार थोड़ा सा जो है ना लैब का वर्क हम अभी कर लेते हैं, ताकि ये चीज़ें जब हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगी तो हम आगे इनको यूज़ भी कर सकते हैं। आपने अपने पास डाउनलोड करना है VMware प्लेयर, और VMware प्लेयर का जो यूज़ है वो हम वर्चुअल मशीन्स बनाने के लिए करते हैं, और हम अपनी इस पे लैब्स बनाएंगे। इसके ऑल्टरनेट्स हैं ऑरेकल, वर्चुअल बॉक्स और हाइपर वी। तो मेरा ख्याल है कि मुझे ये चीज़ें आपको बतानी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एथिकल हैकिंग का कोर्स पढ़ने आ रहे हैं, तो आप लोगों को इन चीज़ों का पहले से पता होगा। क्योंकि जब आपने माइक्रोसॉफ्ट के कोर्सेज पढ़े होंगे, या आपको आइडिया होगा कि आप थोड़े भी टेक्निकल होंगे, तो आप लोग को इन चीज़ों का आइडिया होगा। देन जो है हम काली लिनक्स, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है Debian बेस्ड, और इसके अंदर पेन टेस्टिंग के काफ़ी सारे टूल्स हैं, और हम इसको यूज़ करेंगे। और काली लिनक्स का ऑल्टरनेट जो है वो ब्लैक आर्क है, पैरेट OS है, और ब्लैक बॉक्स है। बट मैं रिकमेंड करूँगा कि आप काली लिनक्स यूज़ करें और VMware प्लेयर यूज़ करें। ऑल्दो आप ओरेकल वर्चुअल बॉक्स भी यूज़ करते हैं, बहुत से लोग वर्चुअल बॉक्स को प्रेफरेंस देते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। और थर्ड थिंग इज़ Windows 7 आप डाउनलोड करके एक वर्चुअल मशीन के ऊपर इंस्टॉल करके रखें, ये हमारी लैब्स के लिए काम आएगा, और पेन टेस्टिंग के लिए भी काम आएगा। तो थोड़ा सा मैं ये सोच रहा था कि आप लोगों को, एक तो हमने ये देखा, हमने आज XSS देखा, हमने OAPS देखा, SQL की मैंने आपको कुछ क्वेरीज लगा के दिखाई कि बैक एंड पे किस तरह से क्वेरीज चल रही होती हैं। अच्छा, काली लिनक्स डाउनलोड करने के लिए आप जाएंगे kalilinux.org/downloads पे, और यहाँ पे मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप ये जो 3 GB वाला जो ये पैकेज है, ये वाला डाउनलोड कर लें। आपकी अपनी चॉइस है, अगर आप डायरेक्टली जो है VMware के लिए इमेज डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो भी यहाँ पे अवेलेबल है, 64 बिट VMware। यहाँ से आप जाके VMware की इमेज डायरेक्ट डाउनलोड कर लें और उसको इंपोर्ट करा दें, तो ये आपकी अपनी चॉइस है। देन एक वर्चुअल मशीन मैं आपको बना के दिखा देता हूँ। मेरे पास VMware प्लेयर 14 है, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम VMware वर्क स्टेशन प्रो यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास इसका लाइसेंस है।
अच्छा, मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि VMware प्लेयर आप खुद इंस्टॉल कर लेंगे, लेकिन आपकी आसानी के लिए मैं कुछ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे। ये स्टेप्स हैं, मैं करके नहीं दिखाऊंगा क्योंकि ये मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, मुझे इसको अनस्टॉल करना पड़ेगा। और इतना कोई मेरा ख्याल है कि जब आप ये कोर्स पढ़ रहे हैं तो इसमें इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि कोई सॉफ्टवेयर किस तरह से इंस्टॉल करा जाता है। सिर्फ एक थोड़ी सी चीज़ ये है कि जब आप ये इंस्टॉल कर रहे हो तो यहाँ पे लाइसेंस के टाइम पे ये चेक कर लीजिएगा कि यूज़ VMware वर्क स्टेशन 15 प्लेयर फॉर फ्री और नॉन कमर्शियल यूज़, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर रहे हैं, नॉन कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये VMware प्लेयर जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन मैं करूँगा, और यहाँ पे आके अपना जो मैंने काली लिनक्स का जो आइजो मैंने डाउनलोड करा था उसको मैं ब्राउज़ कराऊँगा। मेरा काली लिनक्स का आइजो ये रहा, इसको मैंने ओपन करा। नेक्स्ट लिनक्स है, और फ़िलहाल मैं इसको चलें उबंटू 64 कर देता हूँ वैसे तो। नेक्स्ट, इसको वर्चुअल मशीन को मैंने नाम दे दिया काली लिनक्स UIT, और ब्राउज़ करा के मैं इसको डी में कोई अच्छा सा पाथ दे देता हूँ अपने पास, D/UIT labs/UIT। ओके, नेक्स्ट। स्पेस मेरे पास काफ़ी है तो मैं इसको 60 GB दूंगा। नेक्स्ट, कस्टमाइज हार्डवेयर में आके रैम इसको मैं ऑलमोस्ट 2 GB दे दूंगा। रिकमेंडेड ये है कि आप 3 या 4 GB दें इसको, क्योंकि आपने पेन टेस्टिंग करनी होगी, आपको आसानी होगी। 2 कोर्स दे देता हूँ मैं प्रोसेसर की, और नेटवर्क को मैं ले जाता हूँ ब्रिज मोड में। तो ब्रिज मोड बेसिकली करता है ये कि मुझे डायरेक्ट मेरे राउटर से मुझे IP एड्रेस उठा के दे देगा, रादर देन कि उसको मेरे होस्ट के IP से नेट कराएं। ठीक हो गया, तो मैं ब्रिज मोड यूज़ करूँगा, और इसको मैं कर देता हूँ क्लोज़। यहाँ पे मेरी सेटिंग्स ओके हो गई हैं, इसको मैं फिनिश करूँगा। और ये आगे मेरी काली लिनक्स UIT, और इसको मैं प्ले वर्चुअल मशीन करूँगा तो ये मशीन मेरी स्टार्ट हो गई। फ़िलहाल मैं काली लिनक्स को लाइव रन करता हूँ, और इसको इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे ऑप्शन है ग्राफिकल इंस्टॉल का, वो हम किसी अलग वीडियो में देखेंगे। तो फ़िलहाल इसको लाइव रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका थोड़ा सा मैं आपको जो इसके अंदर टूल्स जो मौजूद हैं उसका मैं ओवरव्यू दूंगा, एक वॉक थ्रू कराऊंगा। काली लिनक्स थोड़ा सा लोड होने में, स्टार्ट होने में टाइम लेती है। अच्छा, इन केस के अगर यहाँ से मुझसे स्टार्टअप पे पासवर्ड नहीं मांगा, अगर ये आपसे पासवर्ड मांगे तो इसका जो डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम होता है वो होता है रूट, और पासवर्ड होता है टूर। ये मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये यूज़र नेम है रूट, और इसका पासवर्ड होगा टूर, अगर इन केस ये आपसे पासवर्ड मांगता है टाइम्स ऑफ ओपनिंग दी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये काली लिनक्स है, और इसके अंदर कुछ सेट ऑफ टूल्स, ये काफ़ी सारे हैं इसमें टूल्स। इंफॉर्मेशन गैदरिंग के अलग हैं, Nmap है, वायरशार्क है, वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के लिए भी टूल्स, वेब के लिए भी, और मतलब काफ़ी ज़्यादा कलेक्शन ऑफ इसके अंदर टूल्स हैं। हम इनमें से काफ़ी हद तक देखेंगे कि हम किन टूल्स को यूज़ कर सकते हैं अपनी लैब में। और जो है, अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ ये है कि मेरे पास अभी इसमें शायद VMware टूल्स जो है इंस्टॉल्ड नहीं है। जब VMware टूल्स आप लोग थोड़ा सा खुद सर्चिंग करें और इंस्टॉल करने की कोशिश करें, इंस्टॉल कर लेंगे तो ये आपकी जो है ना स्क्रीन साइज़ के ऊपर फिट हो जाएगा, और जो है फिर यूज़र एक्सपीरियंस आपका काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगा। कॉपी पेस्ट विद इन और विद आउटसाइड द वर्चुअल मशीन भी आप कर सकते हैं, कि VM से आप अपने होस्टेड ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉपी कर लें, पेस्ट कर लें, और वाइस वर्सा। तो फ़िलहाल जो है मेरा ख़्याल है कि यहाँ तक के लिए हमारा आज का लेक्चर काफ़ी है। और अगर आप लोग को कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप लोग मुझे लिंक्डइन पे भी पोस्ट कर सकते हैं, और हमारे उर्दू IT अकेडमी के फेसबुक फ़ैन पेज पे भी पोस्ट कर सकते हैं। अगर आपने उर्दू IT अकेडमी का फ़ैन पेज लाइक नहीं करा हुआ तो मेक श्योर कि आप इसको लाइक करें, और हमारा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।